नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऑडियो वीडियो ही बना रहे हैं। सूरदास का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें आखिरी टॉपिक है सूरदास की भाषा। ब्रज भाषा पर हम बाद में भी बात करेंगे जब हम भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे, और सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो उसकी चर्चा के लिए एक हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, उसे आप देख लीजिएगा। आशा है समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में बताएंगे, तो फिर हम उसे वाइट बोर्ड पर भी बता देंगे। और कल से हम राम काव्य धारा में प्रवेश करेंगे। तो आज ये भाषा इसी में समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगी तो हम इसे पुनः समझा देंगे। वैसे ब्रज भाषा पे हम एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे, इसलिए इसको शॉर्ट वीडियो में बता रहे हैं। सूरदास की भाषा। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी ये। और ब्रज भाषा उस समय जब ये काव्य लिखा जा रहा था, मध्यकाल में ब्रज भाषा का ही बोलबाला था। उस समय ब्रज भाषा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी काव्य के लिए। और अवधि थी इसके पैरेलल में, जिसमें तुलसीदास ने कविता की, या तुलसीदास ने अपने ग्रंथ लिखे, रामायण लिखी। पर तुलसीदास ने भी कुछ ग्रंथ ब्रज भाषा में भी लिखे हैं, इसलिए ब्रज भाषा बहुत प्रतिष्ठित थी और बहुत उस समय महत्वपूर्ण थी। बहुत इसने प्रसिद्धि पाई हुई थी उस समय। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी का कोटेशन है, चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। ब्रज भाषा उस समय साधारण बोलचाल की भाषा थी, लेकिन सूरदास की कृति उस समय बहुत, जब ब्रज भाषा में लिखी गई और इतनी प्रचलित कृति हुई, इनकी इतनी प्रचलित रचनाएं हुई कि आश्चर्यचकित हैं शुक्ल जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जब भी द्विवेदी जी लिखा हो, जिक्र हो, तो आप समझ जाइएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ही बात है। द्विवेदी जी लिखते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग, प्रेम प्रतीति, भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुए। द्विवेदी जी कहते हैं कि उस समय जो साधारण सी भाषा थी ब्रज भाषा, उसको सूरदास ने इतना प्रबल बना दिया, इतना आकर्षक बना दिया अपनी कविता में प्रयोग कर, कि उसके बाद 400 वर्षों तक, मतलब आधुनिक काल आने के बाद भी, जब गद्य भी आ गया, तब भी उस कविता जो है वो ब्रज में होती दिखाई देती है। संपूर्ण रीतकाल पूरा ब्रज भाषा में ही लिखा गया। इक्की दुक्की रचनाएं और भाषाओं की होती हैं, लेकिन बोलबाला इसी का था। भारतेंदु जी भी जो खड़ी बोली का विकास करते हैं, वो भी अपना काव्य लिखने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कहते भी हैं कि कविता मुझसे ब्रज भाषा में ही अच्छी बनती है, जबकि गद्य खड़ी बोली में अच्छा बनता है। तो उनकी भाषा ब्रज भाषा जरूर है, पर ब्रज है, पर साधारण बोलचाल की भाषा नहीं। सूरदास की भाषा ब्रज अवश्य है, पर वो साधारण बोलचाल की भाषा नहीं है। उसमें लोक भाषा होने का आभास है, पर वो एक साहित्यिक अच्छी भाषा है। उसमें कुछ कुछ लोक भाषा होने का आवाज़, इसलिए उसमें कुछ कुछ इधर उधर के जो लोकल भाषाएं थी उनके भी शब्द मिल जाते हैं, जैसे जे ही ते ही अवधि का शब्द है, गौड़, आपन, हमार ये पूर्वी शब्द हैं, महंगी ये पंजाबी शब्द है, महंगी प्यारी सब पंजाबी शब्द हैं। द्विवेदी जी फिर लिखते हैं, द्विवेदी जी का कोटेशन, ये कोटेशन आपके काम आएंगे, जितना आपसे याद हो जाए लिख देना, नहीं हो तो अपनी भाषा। मैंने द्विवेदी जी का नाम लिख के प्रॉपर कोटेशन दिया है, पर आपको अगर कोटेशन याद ना हो तो इसे अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन को प्रभावी करते हैं। कवि की भाषा का उत्कर्ष देखना हो तो देखना चाहिए कि वह कितने कम शब्दों में, कितनी छोटी सीमा में बैठकर किस असीम की ओर इशारा कर सका है। काव्य की भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है उसका चित्रमय होना, यानी कि जब उस भाषा में जो लिखा हुआ है
उसको पढ़कर ऐसा लगे जैसे सामने एक फिल्म चल रही है। और ये तो मैंने जब आपको उनका वात्सल्य या श्रृंगार वर्णन पढ़ाया था तब भी बताया था। सूरदास में ये दोनों गुण विद्यमान हैं। दूसरे गुण में तो सूरदास की समता संसार के कुछ ही कवि कर सकते हैं। जैसे बिंब के लिए सूरदास ने बहुत सुंदर बिंब खींचे हैं, तो उनकी भाषा में जो बिंब मिलते हैं वो बहुत कम कवियों के पास हैं। जैसे मैंने बताया था किलकत कान घुटुरुआ नाबत, ये पढ़ के ऐसे लगता है जैसे हम देख रहे हैं उस बच्चे को। कम शब्द में जैसे ऊधो कूकल को कूंजत कानन, इसमें राग को महत्व देते हैं, विराग का खंडन करते हैं। ये एक ही इतने छोटे से वाक्य में कम शब्दों में इतनी बड़ी बात को कह दिया। और चित्र ग्रहण में शुक्ल जी कहते भी हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। मतलब काव्य जो होता है उसमें सिर्फ अर्थ ग्रहण नहीं होता, यानी कि पढ़ के आप अर्थ समझ लें यही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बिंब भी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आप उसको पढ़कर उसके चित्र का भी अनुभव करें, आपकी आंखें जो पढ़ रही हैं वो देखें भी। उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही, तिरछे हुई जो गढ़े। उर में माखन चोर गढ़े का मतलब जो उर माने हृदय, माखन चोर मतलब कृष्ण। गोपियाँ उद्धव जी से कहते रही हैं कि हमारे हृदय में माखन चोर अड़े, यानी कि जो माखन चोर हैं वो बैठे नहीं है, अड़े हैं। अड़ने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में कोई चीज ऐसे फंस जाती है, वो उसमें से निकल नहीं सकती, उसको अड़े बोलते हैं ब्रज भाषा में, कि ये इसमें अड़ गई है, मतलब अटक गई है। अब कैसे हूँ निकसत नहीं, इसमें अटक गए हैं, अब निकलते नहीं है। तिरछे हुए जो अड़े, मतलब इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि तिरछे अड़े हैं, तिरछे होके अटक गई है वो चीज़, इसलिए वो निकल नहीं रही। सीधी होती तो शायद सीधे सीधे उसमें निकल भी आती, लेकिन वो तिरछे होके अटके हुए हैं। तिरछे क्यों है कि बांसुरी बजाते समय जो कृष्ण की छवि है उसको आप देखिए कि वो कैसे तिरछे रूप में खड़े होते हैं, सीधे खड़े होकर बांसुरी नहीं बजाते। वो जब बांसुरी बजाते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो तिरछा होता है, टेढ़े खड़े होते हैं वो, तो उसी तरह टेढ़े होके वो हमारे हृदय में अटक गए हैं। अड़े का मतलब अटके हुए हैं, वो अब निकल नहीं रहे हैं, तो इसका बिंब दिखता है। वक्रता मैंने आपको बाग विदग्धता पूरी समझाई थी, उसमें पूरे में वक्रता ही है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, बड़ा व्यापारी आया है, लाद खेप ज्ञान गुण जोग की, ब्रज में आन उतारी। यानी कि ब्रज में आके खेप मतलब अपनी गठरी उतारी है, उसमें क्या भर के लाया है, गुण ज्ञान जोग। गुण मतलब निर्गुण की उपासना, ज्ञान की और योग की शिक्षा लेके वो गठरी बांध के आया है जो यहाँ उतारी है। बड़ा व्यापारी आया है, चलो देखना है सबको। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियों का सूरदास के काव्य में भरपूर प्रयोग मिलता है। वो कहते हैं नंद ब्रज लीजे ठोक बजाई, ठोक बजाई। ठोक बजाई का मतलब क्या होता है, देख परख के लेना। ठोक बजाना मतलब देख परख के कोई चीज लेना। दुई कौड़ी के कागज मसिको लागत है बहुमोल, दुई कौड़ी के कागज मस्को, तो मतलब दुई कौड़ी का होना, ठोक बजाना, ये सब मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जो ग्रामीण परिवेश में प्रयोग होते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से सूर की भाषा कमजोर है। सूर सागर वास्तव में एक महासागर है जिसमें हर प्रकार का जल आकर मिलता है। यदि हम भाषा पर सामान्यता विचार करते हैं तो वह सर्वत्र तुलसी की सी गठी हुई, सुव्यवस्थित और अपरिवर्तनीय मिलेगी, पर व्याकरण की तरह नहीं है क्योंकि सभी जगह का जल आकर मिलता है। आगे आप विश्लेषण है। बात यह है कि नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनका नियम था, ये शुक्ल जी का ही है। बात यह है कि नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनका नियम था। अंधे होने के कारण लिखे पदों को सामने रखकर काटने छांटने या हड़ताल लगाने का उन्हें वैसा मौका न था जैसा तुलसीदास को। यानी कि तुलसीदास ने वर्तनी शुद्धता अधिक थी क्योंकि वो देखकर और समझकर लिख सकते थे, जबकि सूरदास अंधे थे तो वो एक बार जो लिख दिए, उन्हें दोबारा सुधारने का कोशिश उन्होंने नहीं किया। यानी कि एडिटिंग नहीं की, जो लिखा है, जो एक बार लिखा गाया वही लिख गया, दोबारा उसको एडिट नहीं किया। तो ये सूरदास की भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पर मैंने फिर कहा, ब्रज भाषा पे मैं फिर से अलग से पढ़ाऊंगी जब भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगी।
तो आप लोग इसे समझ लें। अगर ये नहीं समझ में आता तो हम इसे पुनः बोर्ड पर भी पढ़ा देंगे। हाथ में थोड़ा दर्द होने के कारण मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, पर फिर भी आज मैं दवाई लेके आई हूँ। कल मैं पुनः प्रयास करूँगी आपको राम काव्य धारा बोर्ड पर ही पढ़ाऊँ। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम कल फिर से पढ़ा देंगे, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद। और हमारे वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब कर रहे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।